हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 12 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आलू एवं टमाटर, सेकंड है पत्ता गोभी एवं आम, थर्ड है आम एवं केला और फोर्थ है मटर एवं केला। देखिए, यह प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, जहां पर एक पोएम दिया गया है उसी से लिया गया है। आलू और मटर जो है वो साउथ अमेरिका से आए हैं, उस कविता में ऐसा वर्णन किया गया है। पत्ता गोभी और मटर जो है वो यूरोप से आया है, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आम एवं केला जो है वो पूर्व काल से ही भारत में उगाया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ऑप्शन फर्स्ट है नारियल एवं टैपियोका, सेकंड है टैपियोका एवं सरसों, थर्ड है नारियल एवं कमल और फोर्थ है सरसों एवं चावल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। केरल में क्या उगाया जाता है, नारियल एवं टैपियोका उगाया जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जंतु या कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बाज पक्षी, चमगादड़ और चील, सेकंड है रेशम का कीड़ा, चींटी और मक्खी, थर्ड है चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा और फोर्थ है मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। चींटी जो लंबी कतार में चलती है वो भी अपने सदस्यों का गंध से ही चलता है। साथ ही मधुमक्खी और रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी केवल महक से यानी गंध से ही पहचान लेता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उसके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। ये निम्न में से किन साधनों को जाने के लिए प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कार एवं मेट्रो रेल, सेकंड है बस एवं मेट्रो रेल, थर्ड है साइकिल एवं मेट्रो रेल और फोर्थ है मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। साइकिल एवं मेट्रो रेल का प्रयोग करेंगे उसके पिताजी, क्योंकि उसने ऐसा सुझाव दिया जो कि उन्होंने मान लिया। तो इससे क्या होगा, इस ऑप्शन में साइकिल एवं मेट्रो रेल का जब उपयोग करेंगे वो आने जाने के लिए, तो खनिज तेल का बचत होगा। देखिए, अगर ऑप्शन में यह नहीं दिया गया होता तो फिर हम ऑप्शन सेकेंड के साथ जाते, क्योंकि जैसे जो महानगरों में या फिर ऐसे भी सिटी में जो भी बस चलती है, जो सार्वजनिक बसें होती है, साथ ही मेट्रो रेल होता है, तो इससे क्या होता है, ज्यादा लोग एक साथ आ जा सकते हैं। तो ऐसे खुद एक एक करके जाने से अच्छा होता है कि सारे लोग साथ में चले जाए, तो इससे भी खनिज तेल की बचत होती है। अगर ऑप्शन थर्ड मौजूद नहीं होता तो हम यही लगाते, लेकिन यहाँ पर यह है तो यह सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 5 है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से न लिया गया हो, वह चुनेगा। ऑप्शन फर्स्ट है शहद, कटहल एवं मीट, सेकंड है दूध, अंडे एवं भुट्टा, थर्ड है सरसों, मछली एवं मांस और फोर्थ है दूध, शहद एवं अंडे। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। दूध, शहद और अंडे के लिए हमें किसी भी पौधे की जरूरत नहीं है, यह पौधे से लिया गया नहीं है बल्कि जंतुओं पर आश्रित है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक लोहार निम्न में से किन चीजों को बनाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मिट्टी का मटका, ईंट और कुल्हड़, सेकंड है खुरपी, आरी और कुल्हाड़ी, थर्ड है अंगूठी, आरी और चूड़ी, फोर्थ है कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। लोहार उसे बोलते हैं जो कि लोहे के सामानों को बनाने का काम करता है, तो यह जो है हमारा ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्न में से चुनेंगी। ऑप्शन फर्स्ट है बैडमिंटन, शतरंज और लूडो, सेकंड है कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, थर्ड है टेनिस, शतरंज और स्टापू, फोर्थ है छुपन छुपाई, स्टापू और पिट्ठू। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, ऐसे गेम, ऐसे खेल जो कि घर के अंदर खेले जा सकते हैं, आउटडोर ना हो, इंडोर गेम हो। तो वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, कैरम बोर्ड, शतरंज
और यानी कि जिसे चेस कहते हैं, और ताश यानी जिसे हम लोग कार्ड खेलना कहते हैं, ये सभी घर के अंदर भी बैठ के आराम से खेला जा सकता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सेकंड है केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। थर्ड है कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र। फोर्थ है कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात। यह प्रश्न काफी बार सीटेट में पहले भी पूछा जा रहा था, और आपका जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। बस ऑप्शन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बस, लेकिन ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। आंध्र प्रदेश जो है वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी के किनारे। थर्ड ऑप्शन में जो कर्नाटक, ओडिशा दिया गया है, यह भी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के किनारे है। कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात, इसमें तेलंगाना कहाँ है? यह अरब सागर के किनारे नहीं है, बल्कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के किनारे है, इसलिए यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगोर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोगों के कारण प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? ऑप्शन फर्स्ट है सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे। सेकंड है ज्यादातर पौधे में पीले बीज थे। थर्ड है ज्यादातर पौधों में हरे रंग के बीज थे। और फोर्थ है सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो मैंने इससे पहले की क्लास में भी एक दिन यह प्रश्न पूछा गया था, शायद 11 या जो 10 जनवरी का प्रश्न पत्र था उसमें था यह। मैंने कहा था कि कभी भी किसी भी स्थिति में उन्हें यह मिश्रित रंग प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा अलग हो गया। अब बचता है हमारे पास सेकंड और थर्ड। तो इसमें जो उन्होंने प्रेक्षण किया था, जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें उन्होंने पाया था कि हरे और पीले, अगर मूल जो पीढ़ी हो वह हरा और पीला हो तो उसमें ज्यादातर जो अगला होगा पीढ़ी उसमें पीले रंग के बीज होंगे। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। ध्यान देंगे, इसी प्रश्न को केवल ऑप्शन घुमा घुमा के कई बार पूछा गया था पिछली बार, तो इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है दूध, चीनी और शहद। सेकंड है तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल। थर्ड है मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन तेल भी कहते हैं, नमक और साबुन। फोर्थ है चीनी, सिरका और नमक। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। ऑप्शन फर्स्ट है ट्यूबवेल, सेकंड है बावड़ी, थर्ड है बोरवेल और फोर्थ है हैंडपंप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड, बावड़ी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन फर्स्ट है पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं। सेकंड है डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं। थर्ड है एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं। फोर्थ है खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। और यह कथन सही नहीं है कि पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनको पानी की बूंदों को ऐसे पकड़ना होता है। और ऐसे उसमें कहानी में एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है कि उन्हें जब अपना फेस साफ करना होता था तो वो पानी की बूंदों को ऐसे बबल्स को पकड़ के और उसको कागज ऐसे गीला करते थे, उसके बाद अपना फेस साफ करते थे। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। ऐसा नहीं था कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे, जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है तो टेबल कहाँ रहेगा, वो खुद कहाँ रहेंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ता था, उनको एक जगह पर टिक कर खड़े रहने के लिए या कुछ भी करने के लिए अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट हैं जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? ऑप्शन फर्स्ट है नीरज चोपड़ा, सेकंड है लॉलिना बोरगोहेन, थर्ड है साक्षी मलिक और फोर्थ है दीपा मलिक। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। दीपा मलिक जो है वो धैर्य और दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। यह एक पैरा एथलीट है। इनका जो बॉडी है उसमें इन्हें पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी यह बहुत ही अच्छे से खेलती हैं। साथ ही इन्होंने पैरालंपिक में क्या किया था, सिल्वर मेडल लेके आई थी हमारे देश के लिए, तो बहुत ही गर्व की बात है। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नगरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को
11:50 पर छोड़ती है और कोझिकोड 24/11/2020 को 17:45 पर पहुंचती है। ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? आपसे इसमें केवल टाइमिंग पूछा गया है कि कितना समय लेती है। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं और एक प्रश्न तो लगभग पूछा ही जाता है हर बार। देखिए, यहाँ जो डेट दिया गया है वो एक दिन का अंतर है। यहाँ 23 को गाड़ी खुलती है और 24 को वहाँ तक पहुँचाती है या छोड़ती है। तो देखिए, 11:50 यानी 23/11 को 11:50 से लेकर 24/11 को 11:50 तक का जो टाइमिंग हो गया वो क्या हो गया आपका? वो हमारा 24 आवर हो गया, यानी 24 घंटे का समय हो गया। 23/11/2020 को जो 11:50 का समय है और यहाँ से लेकर 24/11 यानी एक दिन का अंतर है, तो 24 घंटा हमारा हो गया 11:50 पर। यहाँ हम लोग लिख लेंगे 24। अब हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको देखिए, 17:45 पर पहुंचती है, यानी कि इसको मान लेते हैं कि लगभग 11:50 यानी लगभग 12 बजे पहुंच जाती है। तो 12 बजे तक का टाइमिंग हम लोग ले लेते हैं कि 24 घंटा यहाँ तक हो गया। उसके बाद 17:45 यानी कि कितना टाइम हुआ एक्चुअल में देखें तो ऐसे 5:45 का टाइम हुआ, 5 घंटा 45 मिनट। और अगर हम इसको 12 मान लेते हैं तो अब इसको क्या करेंगे आप लोग, सिंपली 5 और ऐसे 45 लिख लीजिए, ये इतना टाइमिंग हो गया। अब इसे आप ऐड कर दीजिए तो हमारा कितना आएगा, 29 घंटा और 45 मिनट आपका आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे, यह हमने 10 मिनट यहाँ पर ऐड किया था, ऐसे ही 11:50 को हमने मान लिया था, केवल 12 मान लिया था, तो 10 मिनट इसमें एक्स्ट्रा और हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 घंटे और 55 मिनट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कला कार्य को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है पट्टचित्र, कलमकारी और मधुबनी। सेकंड है फुलकारी, कलमकारी और मधुबनी। थर्ड है कलमकारी, पट्टचित्र और वर्ली। और फोर्थ है फुलकारी, मधुबनी और वर्ली। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन 4। फुलकारी जो है वो पंजाब में, बिहार में क्या है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। साथ ही वर्ली जो चित्रकला है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक अलग राज्य से एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र हैं। आप इस अवसर को छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहें। सेकंड है कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला के बारे में चर्चा करें। थर्ड है कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। फोर्थ है नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताएं कि वे नए स्कूल के नियमों से कैसे भिन्न हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उस छात्र में हीनता की भावना आ जाएगी, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसने उन्हें कैसे संभाला इसके बारे में सभी मिलकर अगर चर्चा करेंगे तो यह एक तरीके से सक्रिय शिक्षण के रूप में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। यह थोड़ा सा टफ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है वर्चुअल बैकग्राउंड, सेकंड है स्क्रीन साझा करना, थर्ड है चैट में GIF और फोर्थ है ऑडियो कॉल। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। बिना बोले हम लोग संचार कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं GIF के थ्रू, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। पिछली बार यह प्रश्न जो है लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ऑप्शन फर्स्ट है नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, सेकंड है विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, थर्ड है जन्म देने वाले और अंडे निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्रयोग करना, फोर्थ है बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। इससे पहले वाले जब हमने एक और प्रश्न पत्र किया था तो उसमें भी यह प्रश्न सेम इसी तरीके से और यही ऑप्शन हमें देखने को मिला था। इसका आंसर जो होगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना इसका सबसे सटीक आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। सेकंड है शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं। थर्ड है जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं। फोर्थ है एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषित शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। इसमें सक्रिय शिक्षण की बात की जा रही है, तो परिभाषित शब्दों को केवल रटना या फिर लिखना यह हमारा सही नहीं होता है। केवल सूची बनाना, वर्गीकरण करना, यह सब भी हमारा उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। छात्र जो है वो पारंपरिक शिल्प का जो तरीका है, जो हस्तशिल्प होते हैं, उसमें शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। तो यह इस जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है यहाँ पर बच्चे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। देखिए इस बार भी इसी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा जिसका आंसर आप केवल रट कर दे सकते हैं, बल्कि समझ की आवश्यकता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था पिछली बार, जो भी प्रश्न आए थे, आप उन सबको अच्छे से कर लें, क्योंकि आपको अभ्यास हो जाएगा कि हमें इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ऐसे हमें करना है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 है, पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। सेकंड है छात्रों को एक लघु सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। थर्ड है पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। फोर्थ है स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों की बात करें, ईवीएस की बात करें, तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त आंसर होता है वो होता है जो उसके इर्द गिर्द आस पड़ोस परिवार से संबंधित जो हो, जिसके बारे में छात्र पहले से जानता हो, जो उसके संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल हो। तो सबसे ज्यादा वो परिवार को अपने अच्छे से जानता है, उसके साथ जब वो चर्चा करेगा, साथ ही पानी को बचाने के लिए कुछ आदतों को अपना बदलेगा, जैसे नल को सही समय पर बंद करना, ये सब आदत उसमें विकसित होगा, तो यह सबसे ज्यादा प्रामाणिक कार्य होगा। अगला प्रश्न है, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते हैं, आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। ऑप्शन सेकंड है हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं, कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां की सुन या बोल नहीं सकते, हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। थर्ड है कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां ये सुन या बोल नहीं सकते, जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। ऑप्शन फोर्थ है आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और शारीरिक चुनौतियों को समझना और यह जो है उसका पहला कदम है। तो देखिए यह प्रश्न जो है वो समझ पर आधारित है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। हमें बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं बताना है जिसके माध्यम से बच्चे में जो दिव्यांग हैं उनमें हीनता की भावना आ जाए, उन्हें इस तरीके से समझाना है उस बच्चे को, अगर कोई पूछता है तो, कि हमारी जो क्षमता होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती, हमें किसी दूसरे चीज को करने में हम अक्षम महसूस करते हैं, कोई अन्य इंसान है वो अलग चीजों में उसको बाधा है, तो इसलिए हमें ऐसा करना आवश्यक है, इसलिए यह तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। अगला प्रश्न है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं,
साहमीर कहता है, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? यानी उसे अंतरिक्ष कहाँ है यह समझ में नहीं आया। उजैरा ने कहा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। साहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। ये उसी का एक संवाद टाइप का दिया गया है। इसमें बताने का यही प्रयास है कि साहमीर को आखिर कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न साहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा, यानी उस हल करने में कैसे मदद करेगा? तो आप लोग पहले यह देख लीजिए कि साहमीर को प्रॉब्लम कहाँ था। उसने पूछा कि अरे अंतरिक्ष कहाँ है, उसे यही नहीं पता था कि अंतरिक्ष कहाँ है, अंतरिक्ष हम किसे कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? सेकंड है, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? थर्ड है, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? और ऑप्शन फोर्थ है, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे, इसमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? तो देखिए, जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ उजैरा ने भी बताया कि आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सभी कहाँ है? अंतरिक्ष में स्थित है। तो इसलिए उससे आप पूछेंगे कि यदि आप सूर्य, चंद्रमा, तारों आदि का कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? आप उन्हें जहां रखेंगे वही अंतरिक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ऑप्शन फर्स्ट है, छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। सेकंड है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। थर्ड है, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। फोर्थ है, जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड, छात्र उन नकारात्मक प्रभाव जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसको लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि किसी भी इलाके में जब बांध बनाए जाते हैं तो वहाँ की मानव बस्तियों को हटाया जाता है, उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद, सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग इसका जो टाइपिंग था वो गलत हो गया, होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, यानी जब वो खत्म हो जाएंगे तो उन्हें नया चार्ट पेपर नहीं दिया जाएगा। इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है सबसे कम। देखिए, इससे पहले का भी जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे उसमें भी सेम ऐसा ही प्रश्न था, बस उसमें यहाँ पर चार्ट पेपर की बात की गई है और वहाँ पर गोंद की बात की गई थी, और उसमें भी यही पूछा गया था कि सबसे कम क्या होगा। तो आपको प्रश्नों का प्रकार समझना होगा, आपको यह देखना होगा, पैटर्न समझना होगा कि आखिर किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं, इस पर चर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे है, लेकिन इन सबों में बाकी की तुलना में यह सबसे कम मदद करेगा चार्ट पेपर के संरक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। सेकंड है, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। थर्ड है, एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। फोर्थ है, यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने के
में कैसे मदद करता है, कैसे सहायता करता है। तो प्रयोग हमें ऐसा करना है जो कि विद्यार्थी तुरंत से देखकर समझ पाए, जो कि वैज्ञानिक हो, जिसमें आप तर्क दे सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सेकेंड। आसपास के तापमान का पानी के वाष्पीकरण के बीच जब रिलेशन को बच्चा देखेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। अगर तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, अगर तापमान कम है तो वाष्पीकरण अधिक नहीं होगा। तो यह हमारा विशिष्ट प्रयोग है और यह सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। आनुवांशिक यानी कि जो हमें अपने जीन से, जो अपने माता पिता से प्राप्त होता है, और अर्जित लक्षण जो कि हम खुद ही अर्जित करते हैं, जैसे भाषा हुआ वो हमने अर्जित किया है, ये हमें किसी से प्राप्त नहीं हुआ है, ये हमें विरासत में नहीं मिला है, एक तरीके से ये कहें तो इसके लिए कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। ऑप्शन फर्स्ट है, क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। सेकंड है, आप किसी अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न हैं। थर्ड है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिससे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है। फोर्थ है, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। हमें सबसे पहले बच्चों से समानता पूछना है कि हम में और हमारे माता पिता में, या फिर आप में और आपके माता पिता में क्या समानता है। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि क्या हम बिल्कुल समान हैं या फिर अलग अलग हैं। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे, यह शैक्षिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके, यानी दोनों रह सके। सेकंड है, अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। थर्ड है, खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का कारण हो सकता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पर हमारा शैक्षिक उद्देश्य क्या है कि छात्र खरपतवार जो होते हैं, जो भी फसल में एक्स्ट्रा जो पौधे निकल आते हैं छोटे मोटे, तो उनका प्रभाव के बारे में, क्या प्रभाव पड़ता है फसल पर, इसके बारे में बता सकेंगे। हमारा उद्देश्य यही है। तो इसके लिए हम यह पूछेंगे कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का कारण क्या होता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि जो भी उर्वरक है उसका उपयोग खरपतवार कर लेते हैं और फसल को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। ऑप्शन फर्स्ट है, इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव। सेकंड है, इन घटनाओं के कारण। थर्ड है, पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी। और फोर्थ है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है, यह हम बुक के मदद से, यानी पाठ्य पुस्तकों की मदद से भी बता सकते हैं। लेकिन इन घटनाओं के कारणों को जानने के लिए, जैसे भूकंप आ रहा है तो प्लेट में कैसे टकराव हो रहा है, यह जानने के लिए जो एनिमेटेड वीडियो है वो ज्यादा मदद करता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है मुरब्बा, सेकंड है दही, थर्ड है घी और फोर्थ है पापड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, मुरब्बा। जैसे किसी भी चीज का हम बनाते हैं, फलों का बनाते हैं, सब्जियों का बनाते हैं, तो यह खाद्य जो है उसका हम लोग संरक्षण करते हैं इस तरीके से। अगला और अंतिम प्रश्न है, सुश्री देबोज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्य आश्रितता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है एक डाकघर, सेकंड है एक परित्यक्त इमारत, थर्ड है एक किराने की दुकान और एक फोर्थ है एक नाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड। आपको ऐसा उदाहरण देना है जो कि बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के अनुकूल हो। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न।
प्रश्न और इनमें से आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके बताएं। और यह जो ईवीएस का जो पेडागोजी है इसका स्तर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।